नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूथ स्टडी आईक्यू पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम संविधान के मोस्ट टाइम क्वेश्चन की सीरीज़ चला रहे हैं और इस सीरीज़ का पार्ट 12 है। इसमें हम भारतीय सर्वोच्च न्यायालय व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मतलब सुप्रीम कोर्ट और केक से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने के चांसेस बहुत हैं, वो क्वेश्चंस को लेके आए हैं। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। उससे पहले आपको हम एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि हमने पार्ट 11 में जो क्वेश्चन पूछा था वो पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम आज के क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि आगे के सारे वीडियोज़ आप तक टाइम पे पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं पार्ट 11 का क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन था, लोकसभा में सबसे अधिक सदस्य किस केंद्र शासित प्रदेश में होते हैं? लोकसभा में सबसे अधिक सदस्य किस केंद्र शासित प्रदेश में होते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली, दिल्ली। जिसका राइट आंसर आएगा दिल्ली। इसमें कितने होते हैं? इसमें टोटल 7 सदस्य होते हैं और पूरे केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वहाँ टोटल जो होते हैं वहाँ होते हैं 13 में से अकेले दिल्ली में 7 होते हैं, बाकी केंद्र शासित प्रदेश से एक एक सदस्य चुने जाते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं अब आज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय किस आर्टिकल में वर्णित है? सर्वोच्च न्यायालय किस आर्टिकल में वर्णित है? आर्टिकल 125, आर्टिकल 124, आर्टिकल 351, आर्टिकल 226। जिसका राइट आंसर आएगा आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 में सर्वोच्च न्यायालय वर्णित है और आर्टिकल 124 से लेके ये कहाँ तक के पूरा सर्वोच्च न्यायालय है? यह है 147 सुप्रीम कोर्ट का वर्णन इसमें है। और हम एक और फैक्ट की बात कर लें इसमें, तो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसका गठन कब किया गया? इसका गठन किया गया था 28 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था। और इसमें क्या किया गया है? अभी तक की 24,000 से भी ज़्यादा सुनवाई की जा चुकी है, मतलब कि निर्णय दिए जा चुके हैं। तो दोस्तों अब देख लेते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। भारत का सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? भारत का सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? जस्टिस बोबड़े, रंजन गोगोई, वी.एन. खरे, हीरालाल जे कानिया। तो इसका राइट आंसर आएगा हीरालाल जे कानिया जी सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, सर्वोच्च न्यायालय में प्रारंभ में न्यायाधीश की संख्या कितनी थी? सर्वोच्च न्यायालय में प्रारंभ में न्यायाधीश की संख्या कितनी थी? 7, 6, 5, 9। जिसका राइट आंसर आएगा प्रारंभ में जो न्यायाधीश थे उनकी संख्या थी 1 + 6 बराबर से 7। तो मतलब 7 थी। टोटल न्यायाधीशों की संख्या थी 7। और इसमें जो न्यायाधीश थे इसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और बाकी 6 न्यायाधीश थे। तो टोटल मिला के कितनी संख्या हो गई? 7 संख्या थी। और वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में यदि पूछता है कि वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में है 1 + 33 = 34। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश है, बाकी 33 न्यायाधीश है। तो क्वेश्चन में ये कई बार पूछ लेता है कि ये जो है 1 + 33 ये कब से प्रावधान आया? तो इसका जो प्रावधान आया था 1 + 33 का, ये आया था 2019 से। 2019 में इसका बदलाव हुआ। इसके पहले सदस्यों की संख्या थी 30 + 1, 31 टोटल सदस्य थे। इनकी संख्या कब से बढ़ी? 2019 से। तो इस क्वेश्चन में इतनी जानकारी काफ़ी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, मुख्य न्यायाधीश का प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय में कब प्रारंभ हुआ? मुख्य न्यायाधीश का प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय में कब प्रारंभ हुआ? 1993,
1992, 1994, 1996। तो इसका राइट आंसर जाएगा 1992। 1992 में मुख्य न्यायाधीश का प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय में प्रारंभ हुआ। इससे पहले ये प्रावधान नहीं था। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 9 वर्ष, कोई लिमिट नहीं। इसका राइट आंसर जाएगा कोई लिमिट नहीं। जब तक ये 65 वर्ष के नहीं होते तब तक ये रिटायर नहीं होते हैं। जैसे 65 वर्ष के होते हैं ये अपने आप रिटायर हो जाते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? 2 लाख, 3 लाख, 2.50 लाख, 2.80 लाख। तो इसका राइट आंसर जाएगा मुख्य न्यायाधीश का वेतन होता है 2,80,000। 2,80,000 मतलब कि 2.80 लाख, इतना इसका वेतन होता है मुख्य न्यायाधीश का। और हम अदर ऑप्शंस की बात कर ले, जो न्यायाधीश होते हैं, जो न्यायाधीश बस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनकी जो होती है उनका वेतन होता है 2.50 लाख। तो देखते हैं दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 7, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश, मुख्य मंत्री, राष्ट्रपति। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। नियुक्ति की बात कर लें और इसके साथ साथ शपथ की बात कर लें। शपथ जो होती है ये भी राष्ट्रपति दिलाते हैं। और इसके अलावा इस्तीफा जो होता है, इस्तीफा भी जो है ये भी राष्ट्रपति ही लेते हैं। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद से कैसे हटाया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद से कैसे हटाया जा सकता है? प्रधानमंत्री द्वारा, संसद के सदस्य द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, महाभियोग द्वारा। तो इसका राइट आंसर जाएगा महाभियोग द्वारा। महाभियोग के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। और ये कब हटाया जा सकता है? महाभियोग जब लगेगा इन पे, जब भ्रष्टाचार का दोषी पाए जाने पर, भ्रष्टाचार के लिए दोषी यदि होते हैं ये, तब इनको महाभियोग लगा के हटाया जा सकता है। तो जब हटाया जा सकता है तो इसमें कितने सदस्य होते हैं? इसमें सदस्यों का कितना होना आवश्यक होता है? राज्यसभा जो है, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ये प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 सदस्य होना चाहिए। और इसके अलावा लोकसभा के प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम, लोकसभा जो है उसके जो प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम सदस्य की संख्या 100 होनी चाहिए, तभी इस पर मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग लग सकता है। तो दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम कितने सदस्य होना चाहिए? राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम कितने सदस्य होना चाहिए? तो दोस्तों हमने जैसे कि ये क्वेश्चन ऊपर साइड देख लिए इसके बारे में, तो कितने सदस्य होना चाहिए? इसमें होना चाहिए 50 सदस्य। राज्यसभा में 50 सदस्य और लोकसभा में 100 सदस्य, इतने होना चाहिए। तो दोस्तों देख लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? इंदिरा गांधी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, सरोजनी नायडू, फातिमा बीबी। तो इसका राइट आंसर आएगा फातिमा बीबी। फातिमा बीबी जो थी यह सुप्रीम कोर्ट की पहली न्यायाधीश थी। सुप्रीम कोर्ट की महिला न्यायाधीश कब बनी थी? ये बनी थी 1989 में। 1989 में यह सुप्रीम कोर्ट की महिला न्यायाधीश बनी थी। और इनका पूरा नाम मतलब है मीरा साहिब फातिमा बीबी। मीरा साहिब फातिमा बीबी इनका पूरा नाम है। तो दोस्तों देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, अभिलेख न्यायालय होगा यह किस आर्टिकल में वर्णित है? अभिलेख न्यायालय होगा यह किस आर्टिकल में वर्णित है? आर्टिकल 153, आर्टिकल 123, आर्टिकल 129, आर्टिकल 120।
तो इसका राइट आंसर जाएगा आर्टिकल 129। आर्टिकल 129 में अभिलेख न्यायालय होगा, यह आर्टिकल इस आर्टिकल में वर्णित है। और इसी के साथ में सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जो निर्णय होता है वो लिखित होता है। जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट का जो भी कोई निर्णय होता है वो लिखित होता है। लिखित होने के साथ साथ हम एक और फैक्ट देख लेते हैं इसके बारे में। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी निर्णय का यदि हाई कोर्ट विरोध करता है तो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा वह अवमान्य माना जाएगा। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। सुप्रीम कोर्ट कार्यपालिका विधायिका का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है किस आर्टिकल में वर्णित है? सुप्रीम कोर्ट कार्यपालिका विधायिका का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है किस आर्टिकल में वर्णित है? आर्टिकल 15, आर्टिकल 14, आर्टिकल 13, आर्टिकल 12। इसका राइट आंसर जाएगा आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में यह वर्णित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट को अपने ही निर्णय का न्यायिक पुनर्विलोकन करना किस आर्टिकल में वर्णित है? सुप्रीम कोर्ट को अपने ही निर्णय का न्यायिक पुनर्विलोकन करना किस आर्टिकल में वर्णित है? आर्टिकल 170, आर्टिकल 139, आर्टिकल 135, आर्टिकल 137। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 137। आर्टिकल 137 में सुप्रीम कोर्ट अपना ही न्याय का पुनर्विलोकन कर सकता है, यह वर्णित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति को सलाह देने का अधिकार किस आर्टिकल में वर्णित है? सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति को सलाह देने का अधिकार है, यह किस आर्टिकल में वर्णित है? आर्टिकल 166, आर्टिकल 195, आर्टिकल 147, आर्टिकल 143। तो इसका राइट आंसर जाएगा आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 में यह वर्णित है कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता क्या होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता क्या होनी चाहिए? इसका राइट आंसर जाएगा किसी भी हाई कोर्ट से कम 5 साल तक जज हो या लगातार 10 वर्ष तक वकालत किया हो। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केक किस आर्टिकल में वर्णित है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केक किस आर्टिकल में वर्णित है? आर्टिकल 153, आर्टिकल 149, आर्टिकल 147, आर्टिकल 148। तो इसका राइट आंसर जाएगा आर्टिकल 148 में केक का वर्णन है। और इससे रिलेटेड हम सारे फैक्ट अभी देख लेते हैं। जो केक होता है, केक का फुल फॉर्म होता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि केक का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और ये इसका जो पद होता है ये किस लिए होता है? ये होता है भारत सरकार का सर्वोच्च लेखा अधिकारी होता है। भारत सरकार का सर्वोच्च लेखा अधिकारी होता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस पद को सर्वोच्च पद माना है। सबसे महत्वपूर्ण पद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अकॉर्डिंग, यह BR अंबेडकर के अकॉर्डिंग सबसे महत्वपूर्ण पद इसे भीमराव अंबेडकर ने बताया है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। और केक क्या होता है? केक जो होता है ये जो होता है ये गवर्नमेंट, ये सरकार जो होती है, गवर्नमेंट की आय तथा जो व्यय होती है, जितना भी व्यय किया गया जाता है लोकसभा राज्यसभा सभी में, यह सभी की जांच करता है। ये जांच करने का काम रहता है इसका। और किसको देता है ये देता है जांच करके राष्ट्रपति को यह देता है। और उसके साथ साथ क्या होता है, ये लोकसभा ये जो लोकसभा होती है उसे लोक लेखा समिति को देती है। लोकसभा जो होती है ये लोक लेखा समिति को यह रिपोर्ट देती है। तो इतना एक फैक्ट इसके लिए काफ़ी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? 66 वर्ष,
7 साल व 60 वर्ष जो पहले पूरे हो, 5 साल व 60 वर्ष जो पहले पूरे हो, 6 साल व 65 वर्ष जो पहले पूरे हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले पूरे हुए। तो इसका मतलब ये होता है कि इनका जो कार्यकाल होता है ये 65 वर्ष का, तो समझ ही लो। इसके साथ साथ क्या होता है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कि एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की एज 51 है और इसका कार्यकाल अब बचा कितना, 6 ईयर। 6 ईयर बचा, तो इसका टोटल हो गया 57 हो गया। मतलब 57 में इसका कार्यकाल समाप्त हो गया। 65 वर्ष की एज की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे इनका कार्यकाल, जैसे कि 6 वर्ष पहले हो या 65 वर्ष। और एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे 60 वर्ष किसी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की एज है और इसमें यदि हम 6 वर्ष और जोड़ देते हैं, तो इसमें यदि हम 6 वर्ष और जोड़ देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ बताएं 50 + 6, 51 प्लस, यहाँ पे हमने बताए थे 51 + 6 57, और यहाँ पे हमने मान लिए कि किसी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की एज 60 ईयर है और इसमें यदि 6 वर्ष और जोड़ देते हैं तो 66 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका कार्यकाल कितना बचा, यहाँ पे 65 वर्ष से ज़्यादा हो गया, तो इसकी जो एज रहेंगी 65 ईयर में ही कंप्लीट हो जाएंगी। मतलब यहाँ पे 6 वर्ष की ज़रूरत नहीं होंगी, यहाँ पे सिर्फ 5 वर्ष में ही इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। तो इसमें यही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इनकी एज कितनी होती है, मतलब इनका कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले पूरे हो। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को शपथ कौन दिलाता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को शपथ दिलाता है। जैसे कि हम इसमें और भी चीज़ की बात कर लें तो इनको जो शपथ दिलाते हैं वो तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। साथ ही साथ राष्ट्रपति जो है त्यागपत्र, और इसके साथ में त्यागपत्र के साथ साथ शपथ और इसी के साथ में नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 19। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य क्या होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य क्या होता है? केंद्र सरकार के कार्य की जांच करना, सरकार के कानूनी व्यवस्था में ध्यान देना, राज्य सरकार में विवाद की कंडीशन में बोलना, सरकार की आय तथा व्यय की जांच करना। जैसे कि हमने आपको बता दिया है कि ये इनका कार्य क्या होता है, ऊपर से बता दिए, सरकार की आय तथा व्यय की जांच करना इनका काम होता है। और इनका जो कार्य होता है और इनकी जो पावर होती है इसके किस आर्टिकल में वर्णित है, ये भी कई बार पूछ लेता है। तो ये है आर्टिकल 149 में यह वर्णित है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य और इनकी शक्ति का वर्णन किया गया है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले हम आपको एक और चीज़ बता देते हैं। इनके कार्य की बात करें तो ये क्या करते हैं, लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक होते हैं और उनके साथ साथ उनके मित्र या आँख कान भी कहलाते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि लोक लेखा समिति के मित्र या आँख या कान कौन कहलाते हैं, तो वो है केग मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल। तो हम देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? राजीव महर्षि, विनोद राय, शशिकांत शर्मा, गिरीश चंद्र मुर्मू। जिसका राइट आंसर आएगा गिरीश चंद्र मुर्मू ने कब पद ग्रहण किया? ये जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो पद ग्रहण किया ये 8 अगस्त 2020 को इन्होंने पद ग्रहण किया। इसी के साथ में हम और भी चीज़ देख लेते हैं। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करें तो पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। ये थे वी नरहरि राव जी जो थे, वी नरहरि राव, ये पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
थे। इनका कार्यकाल था 1948 से 1954 तक। 1948 से 1954 तक इनका कार्यकाल था। और ऐसे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम, ये इनके फैक्ट देख लेते हैं कुछ। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को आय किसके द्वारा प्राप्त होती है? तो इनको जो आय प्राप्त होती है, इनको प्राप्त होती है संचित निधि। भारत की संचित निधि द्वारा इनको आय प्राप्त होती है। जो संचित निधि होती है, संचित निधि, इनके जरिए इन्हें आय प्राप्त होती है। और वैसे इनकी आय कितनी निर्धारित की गई है? इनकी आय जो निर्धारित की गई है वो है 2,50,000। 2,50,000 इनकी आय को निर्धारित किया गया है। ये प्रति माह इनकी आय होती है। और एक बार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो पद होता है, जैसे ही पूरा हो जाता है इनका जो भी बनता है, जैसे गिरीश चंद्र मुर्मू जी अभी बने हैं, तो इनका जो पद है यह जैसे ही समाप्त होता है इनका कार्यकाल, उसके बाद ये ना तो राज्य और ना केंद्र, ना राज्य और ना केंद्र किसी भी सरकारी जॉब पर ये नहीं रह सकते। रिटायर होने के बाद ये किसी भी सरकारी जॉब पर या नहीं रह सकते। इनके ये फैक्ट्स काफ़ी है। अब देखते हैं दोस्तों इसके बाद। तो दोस्तों हमने यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चंस देखे। यहाँ 20 क्वेश्चंस देखने के बाद हमने यहाँ पे 20 क्वेश्चंस को काफ़ी डिटेल्स में देखे। इनसे बाहर क्वेश्चंस बहुत ही कम आ सकते हैं। वैसे तो इतने क्वेश्चंस तो आए 6। इसके अलावा जितने इफेक्ट हमने एक्स्ट्रा और कवर करना चाहिए था वो कवर कर चुके हैं। और हम अब देखते हैं इसका रिवीजन करने में सिर्फ 2 मिनट लगेगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट और फैक्ट वाले वीडियोस मिल पाए। चलिए दोस्तों देखते हैं, अब इसका रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय किस आर्टिकल में वर्णित है? आंसर आर्टिकल 124। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? आंसर हीरालाल जे कानिया। क्वेश्चन नंबर 3, सर्वोच्च न्यायालय में प्रारंभ में न्यायाधीश की संख्या कितनी थी? आंसर 7। और अभी कितनी है? अभी है 34। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, मुख्य न्यायाधीश का प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय में कब प्रारंभ हुआ? मुख्य न्यायाधीश का प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय में कब प्रारंभ हुआ? आंसर 1992 में। क्वेश्चन नंबर 5, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? आंसर कोई लिमिट नहीं, ऐसी कोई लिमिट नहीं होती है। ये 65 वर्ष जब तक नहीं हो जाते तब तक के इनका कार्यकाल चलते रहता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? आंसर 2.80 लाख, मतलब 2,80,000। क्वेश्चन नंबर 7, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? आंसर राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 8, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद से कैसे हटाया जा सकता है? आंसर महाभियोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम कितने सदस्य होना चाहिए? आंसर 50। राज्यसभा में 50 और लोकसभा में 100 सदस्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? आंसर फातिमा बीबी। क्वेश्चन नंबर 11, अभिलेख न्यायालय होगा यह किस आर्टिकल में वर्णित है? आंसर 129। क्वेश्चन नंबर 12, सुप्रीम कोर्ट कार्यपालिका विधायिका का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है किस आर्टिकल में वर्णित है? आंसर 13, आर्टिकल 13। क्वेश्चन नंबर 13, सुप्रीम कोर्ट को अपने ही निर्णय का न्यायिक पुनर्विलोकन करना किस आर्टिकल में वर्णित है? आंसर आर्टिकल 137। क्वेश्चन नंबर 14, सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति को सलाह देने का अधिकार है यह किस आर्टिकल में वर्णित है? आंसर आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 में यह वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 15, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता क्या होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता क्या होनी चाहिए? इसकी योग्यता होनी चाहिए किसी भी
हाई कोर्ट से कम 5 साल तक जज, यहाँ जज आएगा, या जज रहे, जज हो या लगातार 10 वर्ष तक वकालत किया हो। क्वेश्चन नंबर 16, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के किस आर्टिकल में वर्णित है? आंसर आर्टिकल 148। क्वेश्चन नंबर 17, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? आंसर 6 साल व 65 वर्ष जो पहले पूरे हो। क्वेश्चन नंबर 18, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को शपथ कौन दिलाता है? आंसर राष्ट्रपति, राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 19, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य क्या होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य क्या होता है? आंसर सरकार की आय तथा व्यय की जांच करना। क्वेश्चन नंबर 20, वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? आंसर गिरीश चंद्र मुर्मू। ये कब नियुक्त किए गए हैं? 8 अगस्त 2020 को। क्वेश्चन नंबर, देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे 20 क्वेश्चन देखे और इसका रिवीजन भी कर लिए हैं, और इसके अलावा हम इसे काफ़ी कुछ फैक्ट भी देख लिए हैं जो भी इससे रिलेटेड है। इससे बाहर क्वेश्चंस आएंगे ही नहीं, इतने ही क्वेश्चन काफ़ी है। तो दोस्तों हम अब देख लेते हैं, आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आए हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट को अपने ही निर्णय का न्यायिक पुनर्विलोकन करना किस आर्टिकल में वर्णित है? सुप्रीम कोर्ट को अपने ही निर्णय का न्यायिक पुनर्विलोकन करना किस आर्टिकल में वर्णित है? आर्टिकल 170, आर्टिकल 139, आर्टिकल 135, आर्टिकल 137। तो दोस्तों आशा करते हैं कि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। साथ ही 10 और 11 पार्ट जो हमने इसके पहले बनाए थे वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और उसके पहले के पार्ट उसके डिस्क्रिप्शन में आपको वो भी मिल जाएंगे। तो आप वहाँ पे जाके पूरे ही देख सकते हो। ये बहुत मोस्ट IMP क्वेश्चंस है जो बहुत से एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।